जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैर अहमद है और आज की एक वीडियो के अंदर हम जेएसपी और सर्वलेट के साथ अपना जेडीबीसी का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। CRUD ऑपरेशन के अंदर हमारे पास जिस तरह के डाटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड शो। ये इस तरह का जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आता है उसको हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। अभी हम एक्चुअल के अंदर ये परफॉर्म करेंगे अपनी जेडीबीसी सर्वलेट प्लस जीएसपी के साथ। पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि हम डायनामिक प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, सर्वलेट किस तरह क्रिएट करते हैं और एक जीएसपी की एप्लीकेशन को किस तरह बनाया जाता है। सो इसके अंदर हम सिंपली CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और इसको हम देखेंगे। इस ऑपरेशन का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल ब्लॉग पोस्ट की सूरत में भी मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा हुआ है। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जेएसपी सर्वलेट का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास कंप्लीटली एक ट्यूटोरियल होगा कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर बताया गया है और इसके साथ एक पीडीएफ दी गई है। इस पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीटली हर चीज़ मिल जाएगी विद डिस्क्रिप्शन के साथ, ये हर चीज़ किस तरह परफॉर्म हो रही है और उसके अंदर डिटेल्ड आपको समझाया हुआ है। प्लस इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक गिटहब की रेपोजिटरी का भी कोड मिल जाएगा। आप अगर गिटहब की रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोड को आप देख सकते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म होता है। सो जस्ट इन द वीडियो वी विल सी द हाउ विल परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। सिंपली सबसे पहले हमें एक डेटाबेस के अंदर सिंपल टेबल बनाना है। तो मैंने यहाँ से एक टेबल पहले बना रखा है। यहाँ पर टेबल है, उसके अंदर टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है। एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट क्लास है। अगर हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक करके इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड आ रहा है। इसी रिकॉर्ड को हमने डिस्प्ले करना है, प्लस इसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर हम इसकी एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें हमने एक्चुअल के अंदर एक पेज बनाना है लिस्टिंग के लिए, जहां पर सारी चीजें हमारे पास लिस्ट होके आएंगी सेम एज इस वाले फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। वेब के ऊपर लिस्टिंग करनी है हमने। ये हमारे पास ज़ाहिरी बात है जो पेज होगा वो जेएसपी का होगा। जेएसपी के पेज पे हमने एक लिस्टिंग करनी है। प्लस एक हमने और पेज बनाना है अपनी, जहां से हमारे पास वो भी जेएसपी का फॉर्म होगा एक, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐड और एडिट। और ये सब कुछ आपका जुड़ा हुआ होगा एक सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन के साथ। तो जितना भी जावा का कोड है जिसमें एक्चुअल में हमारे पास सर्वलेट होगा जहां पर जेडीबीसी हम परफॉर्म करेंगे। ये एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास बनेगा और ये सारा एक्चुअल के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर क्लोज्ड होगा। सिंपल से हमने 2 पेजेस बनाने और एक सर्वलेट की फाइल होगी, तो टोटल 3 पेजेस होंगे। इनको हमने यूज करना है। नाउ गेट ऑन टू आवर वर्क। सबसे पहले हमें एक जेडीबीसी के लिए जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो एक कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर में एक जार फाइल चाहिए। ये जार फाइल आपको 2 जगह रखनी पड़ेगी। एक तो आपको वेब INF लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर और उसके बाद राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्ट पाथ के अंदर जाने के बाद लाइब्रेरीज के अंदर क्लास पाथ में ये वही पाथ LIB वाला आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड किस तरह करेंगे, क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार करेंगे और जो लाइब्रेरी 4 में आपके पास जार फाइल है उसको ओपन कर देंगे। ये वाली जो एक्चुअल के अंदर जार फाइल है ये टॉम कैट के लिए रेफरेंस है और इसके अंदर जो वाली जो जार फाइल है वो एक्चुअली इस इक्लिप्स के लिए एक रेफरेंस है। इसके बाद डायरेक्टली हम एक सर्वलेट तैयार करते हैं। सर्वलेट बनाने के बाद हम डिफरेंट चीज़ों को देखते जाएंगे। सर्वलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, न्यू पे जाएंगे और यहां से हम सीधी एक क्लास तैयार करेंगे। जावा रिसोर्सेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके क्लास तैयार करेंगे। डायरेक्ट हमने उसमें नहीं करनी, रिसोर्स बनाना है पहले। अच्छा, ये जो मैंने पहले ऊपर किया और मुझे कैसे फौरन पता चल गया कि मैं गलत जगह बना रहा हूँ, देखें यहाँ पर जब मैं जावा रिसोर्सेज पे न्यू को क्लिक करूंगा तो मेरे पास खाली जावा की फाइल्स आ जाएंगी। मैं एक सर्वलेट बना सकता हूँ, एक क्लास बना सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ें बना सकता हूँ।
जब मैंने वेब ऐप पे राइट क्लिक किया तो न्यू देखा तो मुझे यहाँ पर JSP की भी ऑप्शन आ गई। तो मैं एकदम मुझे सोच में आ गया कि जावा के अंदर मैं JSP कैसे बना रहा हूँ। इसी तरह हम जावा रिसोर्सेज पर राइट क्लिक किया, न्यू गया, क्लास बनाई। इस क्लास का नाम हम रखते हैं यूजर सर्वलेट। ठीक है, यूजर सर्वलेट से हम एक्चुअली इसको यूज करेंगे। फिनिश किया तो हमारे पास सिंपल का एक सर्वलेट आ गया। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको HTTP सर्वर के साथ एक्सटेंड करना है, जो कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर जब गेट और पोस्ट के मेथड्स देखे थे। सो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली क्लिप्स हैंडल करेगा। हम डायरेक्ट इसको एक्सटेंड्स करेंगे किसके साथ, HTTP सर्वलेट के साथ। तो ऊपर ऑटोमेटिकली जकार्ता की इंपोर्ट आ जाएगी। सो हम एक्चुअल के अंदर ये जो जकार्ता डॉट सर्वलेट है, इसके अंदर डॉट HTTP के साथ स्टैरिक लगा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो डिफरेंट के लिए। नाउ अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर एक एंट्री चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास एक तरह का डेटाबेस है। सो मैं एक मिनट इसके अंदर से अगर यहाँ से zen मोड को ऑन कर लूँ तो अब मेरे पास काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होगी है। अब क्योंकि ये सब कुछ मैंने जो अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चीज़ें रखी हुई हैं, इस डेटाबेस में मुझे एंट्री चाहिए। तो जब मैं इसको डेटाबेस को कभी भी कनेक्ट करता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस को जाके कनेक्ट डेटाबेस करता हूँ, तो मेरे पास ये लोकल होस्ट, पोर्ट एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड आता है। अब ये हमने अपने DB को प्रोवाइड करना है। सो प्रोवाइड करने के लिए मेरे जो URL का पाथ होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। URL का जो आपका पाथ है वो आपका होना चाहिए इस फॉर्म के अंदर। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले एक JDBC का ऑप्शन होना चाहिए, देन इसके बाद MySQL का लोकल होस्ट, और दिस इज आवर डेटाबेस नेम। तो ये याद रखना है कि इस URL के एंड के ऊपर डेटाबेस नेम के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं होगी, हमें यहाँ पर ही अपना DB नेम देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये URL हो गया, और एक मेरे पास रूट यूजर नेम, और मेरे सेंस में पासवर्ड भी रूट है, तो आपने देखना है कि आपका पासवर्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं कोड के अंदर यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्राइवेट स्टैटिक की दो वैल्यूज बना लेता हूँ। प्राइवेट स्टैटिक इसलिए है ताकि ये डायरेक्टली यूज हो सके और इसको कोई चेंज ना कर सके। सो मैं बल्कि इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने तीन चीज़ों को। सो URL, यूजर एंड पास, तीन वेरिएबल्स बनाए हैं जिसके अंदर JDBC, यूजर नेम एंड मेरे पास पासवर्ड आ गया। सो आप देख सकते हैं हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। नाउ अब सबसे पहले मुझे गेट पोस्ट लिखनी है। गेट पोस्ट के अंदर पहले डाटा डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे होगा, सबसे पहले मैं इसके नीचे जाके डू गेट का मेथड लिखूंगा, क्योंकि जब डाटा इंसर्ट करेंगे तो सबमिट रिक्वेस्ट आएगी, अदर सेंस में हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है। सो डू गेट को हमने करके कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो हमारे पास यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट आ गई है। सो गेट रिक्वेस्ट के लिए हमें सबसे पहले एक एक्शन बनाना पड़ेगा कि हमने वेब से एक्चुअल में डाटा लेके आना है। अब आप ये याद रखें कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपके पास पार्ट है, बल्कि इसको हम कॉपी करके अंदर लिख लेते हैं वेब का। ये पार्ट है आपके पास बैकएंड का। हाल तो आप इन दोनों में काम कर सकते हैं। सो ये जो आपके पास पार्ट आ रहा है, ये वेब रिक्वेस्ट की तरफ से आ रहा है। ठीक है जी, और ये वाला जो पार्ट है इसने हैंडल करनी है रिक्वेस्ट को आपको। ये बैकएंड के ऊपर हैंडल करेगा इसको। अब जब भी मेरे पास फॉर्म से रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस तरह काम करते हैं, हम लिस्टिंग से रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी लिस्टिंग से आपके पास यहाँ पे, सो जब भी आपके पास यहाँ पर लिस्टिंग से रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट हैंडल हमें किस तरह पता चलेगा कि ऐड से रिक्वेस्ट आ रही है कि इस लिस्टिंग से आ रही है, हमें एक्शन से पता चलेगा कि कौन सा एक्शन है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम वहां से एक्शन गेट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तो एक्शन डिलीट के इक्वल है, या एक्शन किसी तो एक वेरिएबल हम रख लेंगे जिसको हम बाद में यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ से पहले हम एक स्ट्रिंग में एक्शन को सेव करते हैं। स्ट्रिंग
एक्शन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। आपको याद होगा हमने पीछे देखा था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर हम एक्शन का एक वेरिएबल रखेंगे। बाद में आपको बताऊंगा वेब में हम एक्शन की एक वेरिएबल से काम सारा कर रहे हैं। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर एक एक्शन को यूज किया। ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम बताएंगे कि इफ एक्शन इज इक्वल टू नल, अगर तो एक्शन नल है तो हम कहते हैं फिलहाल एक्शन इज इक्वल टू जो हो जाए लिस्ट के। यानी कि अगर जब देखें फर्स्ट टाइम आपका पेज लोड होगा तो उस टाइम तो ना आपने इंसर्ट पे क्लिक किया हुआ है ना आपने डिलीट पे क्लिक किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आपकी एक्चुअल में लिस्ट शो होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम एक्चुअल में आपके पास यहां पर लिस्टिंग है, तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम लिस्टिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, एक ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई, और यहां पर एक इसके साथ कैच का ब्लॉक होगा, CATCH कैच, जो कि एक्चुअल में एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा, एक्सेप्शन ई, और एक हम एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं। ट्राई कैच लगाया ताकि हम एक्चुअल में एक्सेप्शन से बच जाएं। कैच के अंदर हम थ्रो करेंगे न्यू सर्वलेट एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन ई। ठीक है जी, नहीं जी, अभी मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया, न्यू सर्वलेट एक्सेप्शन, इसको नहीं मिला। ओके, अगर हम ऊपर कुछ इंपोर्ट ना मिस कर रहे हो, iOS डॉट एक्सेप्शन तो आ गया है। ओके, ये गलत है ना। ओके जी, नाउ अब ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले लिस्ट करने हैं सारे यूजर। तो मैं यहां पर एक कमेंट डाल रहा हूं, इसके अंदर हम यहां क्या करेंगे, ये डिफॉल्ट एक्शन होगा, लिस्ट ऑल यूजर्स, यूजर्स हैं या जो भी हमारे पास, DEFAULT, डिफॉल्ट ऑल यूजर। नाउ अब यहां से हमने एक्चुअल में अपना JDBC का कोड लिखना है जो डेटाबेस से एक्चुअल के अंदर करेगा। सो JDBC के कोड के लिए सबसे पहले हमने, अगर देखा जाए, हमने एक ड्राइवर को रजिस्टर्ड करना है। सो ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए हम इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, जो सबसे ऊपर, जो ताकि सारे यूज कर सके ना, बार बार कोड ना लिखना पड़े। क्लास डॉट फॉर नेम, यहां पर आपने देना है com डॉट माई सीक्वल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये हमें स्ट्रिंग एक्चुअल उस पैकेज तक लेके जाएगी। हमें कैसे पता चला? सो अगर मैं यहां से एक मिनट, अगर हम एक्सटर्नल जार का यहाँ पर कहीं फोल्डर आ रहा है, ओके, ये जो हमारे पास एक्चुअल में चीज़ आ रही है, ये एक्चुअल उस ड्राइवर तक लेके जा रहा है, तो ये एक्चुअल में पैकेजेस के फोल्डर बने हुए हैं। तो अगर मैं इस जार में जाऊँ, डबल क्लिक करूँ तो ओपन हो जाएगी। अब आपने गौर करना है, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉम माई सीक्वल CJ, तो ये एक्चुअल में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कॉम का फोल्डर होगा, इसके अंदर माई सीक्वल CJ का फोल्डर होगा, और इसके अंदर आपके पास JDBC ड्राइवर पड़े हुए होंगे। सो इसके अंदर हम डायरेक्टली अपने जो जावा के JDBC के ड्राइवर हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। सो ये एक्चुअल के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, जिससे यहाँ पर JDBC, और इसी के अंदर हमारे पास एक ड्राइवर की क्लास होगी जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जिससे यहाँ पर आपके पास ये ड्राइवर क्लास। सो ये एक्चुअल के अंदर अगर देखेंगे तो ये सिर्फ उसका पाथ है जहां तक हमने उस ड्राइवर को यूज करना है। तो ये एक्चुअल के अंदर हमारे पास पैकेज इस तरह बना हुआ है। नाउ कनेक्शन, और इससे पहले क्या इंपोर्ट जरूरी है, इंपोर्ट जावा डॉट सीक्वल डॉट स्टैटिक। ठीक है जी, अब कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ओहो सॉरी, डॉट गेट कनेक्शन। कौन कौन से कनेक्शन देने हैं इसमें,
यही URL यूजर एंड पासवर्ड, तुम यहाँ से URL कोमा यूजर कोमा पास, नहीं जी ये कनेक्शन हमारा बिल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये मैं बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसके ट्राई को ऊपर रख दिया। अब मैं नीचे काम करता हूँ, यहाँ पर हम बाकी कोड भी लिख लेंगे, लेकिन अब हम डिफॉल्ट यूजर को यूज करने लगे। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, STAT स्टेटमेंट STMT इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनेगी, इसी स्टेटमेंट के अंदर हम एक्चुअल के अंदर क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए STMT डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, जो कि DB में जाके होगी, एग्जीक्यूट EXECUTE क्यूरी। हाँ जी, कौन सी क्यूरी होगी? ये जो भी डेटाबेस में भी हमने लिखी थी, इसी को सिंपली उठा लें और ला के इसके अंदर पेस्ट कर दें। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया सिंपली, तो ये एक रिजल्ट सेट रिटर्न करेगी। कोई ये इंसर्ट तो नहीं करी ना, ये एक्चुअल में रिजल्ट लेके आ रही है। तो इसको हमें एक सेव कराना पड़ेगा रिजल्ट सेट में, जो कि एक टाइप की अरे होती है, रिजल्ट RESULT रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू, यानी कि अब सारा रिजल्ट सेट हमारे पास इसमें आ गया। ठीक है, नाउ रिजल्ट सेट के बाद हमें ये रिजल्ट अब भेजना है वेब के ऊपर। देखें यहाँ पर तो आ गया रिजल्ट। एक तो तरीका ये है कि मैं इसी रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर लूँ, तो ये किस में प्रिंट होगा? ये मेरी कंसोल में जाके प्रिंट हो जाएगा। कंसोल में तो प्रिंट ही नहीं करना ना, ये तो यूजर को थोड़ी नजर आ रहा है। ये रिजल्ट मैंने वापस लेके जाना है एक्चुअल में अपने इस लिस्टिंग पेज के ऊपर, समझ रही है? मुझे यहाँ पर यहाँ से किस फॉर्म में लेके जाऊं? अगर मेरे पास 500 रोज हैं, 1000 रोज हैं, तो मैं एक अरे बना के लेके जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं एक डाटा लेके जाऊंगा। एक और चीज, जब एक पेज से दूसरे पेज में डाटा लेके जाना है, तो रिक्वेस्ट के अंदर सेट एट्रीब्यूट का मेथड होता है। सेट एट्रीब्यूट के अंदर एक वेरिएबल होता है और एक वैल्यू होती है। तो मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ यूजर्स, यानी कि इस यूजर्स के अंदर पूरा रिजल्ट सेट पड़ा हुआ है। आगे आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू मैं रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर किस पेज के ऊपर? तो यहाँ पर अभी एक पेज हम बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर लिस्ट डॉट JSP। हाँ जी, इस पे गया। हम इसको अलग से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक फॉरवर्ड का लिख के रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स में डायरेक्ट फॉरवर्ड भेज सकते हैं। नहीं जी, इसके बाद जी हम सिंपल तौर के ऊपर रिजल्ट सेट को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, ताकि हमारे पास बाद में यूज करने के लिए कोई यूज हो, और कनेक्शन को भी क्लोज करेंगे। लें जी, कनेक्शन भी क्लोज हो गया। ये रिजल्ट सेट हमारे पास चलेगा और एक्चुअल में डेटाबेस के उधर हमारे पास। अब कहाँ आपके पास शो कराना है? हम एक JSP के पेज पे, एक JSP का पेज चाहिए जो कि वेब ऐप के अंदर बनेगा। यूजर लिस्ट का राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम एक JSP का पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर लिस्ट डॉट JSP। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर एक पेज आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर हमने एक्चुअल के अंदर इस पेज को सिंपली गेट करना है। सो रिजल्ट सेट के पेज के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंपोर्ट करना पड़ेगा SQL के लिए। तो इंपोर्ट डायरेक्टिव लगा के हम इसका थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं, ये @ डायरेक्टिव इंपोर्ट जावा SQL और जावा यूटिलिटी की लाइब्रेरीज हैं। अगर हमने क्योंकि हमने एक अरे के अंदर डाटा एक्चुअल में गेट करवाना है। अब सिंपल तौर के ऊपर मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट। और यूजर लिस्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर बटन डायरेक्ट रिजल्ट सेट को रिटर्न कराऊं, तो मुझे किसमें स्क्रिप्टेड टैग में करवाना पड़ेगा। तो स्क्रिप्टेड टैग हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज्यादातर यूज होंगे। रिजल्ट सेट RS, अब मैं जावा का कोड लिख सकता हूँ इसके अंदर इज इक्वल टू
रिजल्ट सेट को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। हाँ जी, क्या नाम है एट्रीब्यूट का, यहां से क्या रिटर्न किया हमने, यूजर्स के अंदर सेट एट्रीब्यूट किया और इसी को मैं यहां से यूजर्स के थ्रू गेट कर रहा हूं। लें जी, एक्चुअल के अंदर हमारे पास ये गेट होके आ गया। अब एक सिंपल मुझे टेबल चाहिए HTML का। कौन सा टेबल चाहिए जो इस तरह का एक्चुअल में डाटा बना दे। तो मैं एक सिंपल HTML का टेबल बनाने लगा हूं। इसके बाद अब ये अब आपको वेब की आइडिया होगा। टेबल सबसे ऊपर यहां पर हम रखेंगे tr, tr के बाद हम यहां पर रखेंगे टेबल हेडिंग th, कंट्रोल A th, और इन th को मैं बंद भी करता हूं। बल्कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं th, और यहां से एंटर करके th, आईडी, नेम और क्लास। बल्कि मैं यहां से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ ये 3 ths, एक आईडी का है, एक नेम का है और एक क्लास के, क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास यही आ रहा है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट आईडी। ओके, अब इस tr के बाद मैंने इसके अंदर से लूप लगा के एक एक रो को उठाना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रोज हैं। कैसे उठाऊंगा, स्क्रिप्टलेट टैग, इसके अंदर मैं स्क्रिप्टलेट टैग में वाइल लगाऊंगा, फॉर भी लगा सकते हैं, वाइल का ऑटोमेटिकली एंड तक चलेगा। वाइल rs डॉट नेक्स्ट, यानी कि हर वैल्यू उठाओ और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलो जब तक वो एंड नहीं हो जाता। इसके बाद मुझे फिर HTML का कोड चाहिए एक रो बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर tr, और इसके अंदर अब मुझे tds चाहिए, टेबल डाटा, और इसके अंदर एक्चुअल में एक डाटा आएगा और मुझे यहाँ पर रिपीट करना है सबके लिए। मेरे पास यहाँ पर आईडी का डाटा, यहाँ पर उससे अगली चीज का डाटा और यहाँ पर उससे अगली चीज का डाटा। तो इसको कैसे गेट करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग। अब या तो मैं प्रिंट करने के लिए आउट डॉट प्रिंट यूज करूंगा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं इक्वल टू के साइन के साथ, rs डॉट गेट इंट, और कॉलम का नाम दे देना है हमने कौन सा है, std अंडरस्कोर id। ये बस अब रिपीट कर दें सारों में, यहां पर आ जाएगा हमारे पास std नेम, यहां पर आ जाएगा std क्लास। ये वही कॉलम के नाम है जो एक्चुअल के अंदर आपके पास यहाँ डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद हम टेबल को क्लोज कर देंगे। अब ओके, इसको रन करने से पहले हमने यूआरएल को हैंडल करना है, या तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू करें, तो मैं डायरेक्ट क्लास नेम के ऊपर एक एक्चुअल के अंदर एनोटेशन लगा रहा हूँ। ये आपको एनोटेशन का आइडिया होगा, ये हमने यूआरएल का मैप बनाया है। अब इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, हमने गेट इंट की जगह यहाँ पर गेट स्ट्रिंग्स करनी है, क्योंकि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास के लिए हमारे पास आ रही है। ओके, इस वाइल लूप को अभी हमने क्लोज नहीं किया, इसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ से वाइल लूप की ब्रैकेट स्टार्ट होगी और ये वाइल लूप हमने क्लोज करना है बिल्कुल जहां पर हमारे पास ये tr में जब डाटा फेच होके आ जाएगा। ये जब डाटा हमारे पास फेच होकर आ जाता है, तो हमने इस टेबल से ऊपर इसको क्लोज भी करना है, ताकि हमारे पास इस तरह की मल्टीपल trs जो है ये बनती जाएं हर लूप के लिए। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल के अंदर ब्रैकेट बंद की वाइल लूप की, और इसके बाद rs, बल्कि एंटर करके नीचे हम कर देते हैं rs डॉट क्लोज भी हमने एक दफा कर दिया। ओके, अब हमारे पास ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे और रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। जाके देखेंगे हमारे पास सर्वलेट का हमने कौन सा लिंक बनाया था, सर्वलेट ये, और इसको हम जो भी रन करेंगे तो ये देखें ये डाटा एक्चुअल में आपके पास डाटाबेस से आ रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड भी एंटर कर दें, जिसमें मैं जुहेर और BSSC कर देता हूँ, और अब देखते हैं ये रिकॉर्ड, ओहो सॉरी हमने सेव नहीं किया, जुहेर BSSE, यहाँ पर करने के बाद एक्चुअल के अंदर हमारे पास
बल्कि वो वहां से नहीं, यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट होगा, इंसर्ट रो से। तो यहाँ से इंसर्ट हम रो कर देते हैं। ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ज़ुहैर BSSE, और यहाँ से हम करने के बाद इसको सिंपली ओके कर देते हैं। और यहाँ से अभी हमने इसको अप्लाई करना है। सो जो ही अप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 रो इंसर्ट हो जाएगी। सो 41 के ऊपर मेरे पास 1 रो आ गई है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, बीच में कुछ रोज हमारे साथ डिलीट हुई हैं। आप सिंपल जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, सो एक्चुअल में आपका डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होके आ रहा है। सो अभी कुछ हमने स्टाइलिंग नहीं की, इसके ऊपर हम कॉलम्स लगा सकते हैं। अभी थोड़ी आगे जाके हम इस पर बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करेंगे, सो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी इस टेबल के ऊपर खाली एक बॉर्डर लगा देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। BO बॉर्डर इज इक्वल टू 2 का हम लगाते हैं, ताकि हमारे पास ये एक्चुअल में ये आ जाए। अब हर के आगे एक एडिट और डिलीट का बटन चाहिए, ताकि हम किसी और पेज पे जाएं तो वहां से वो रिकॉर्ड एडिट भी हो सके, डिलीट भी हो सके। प्लस एक इंसर्शन के लिए पेज चाहिए हमें। अब वो हम किस तरह करेंगे? सो इसके ऊपर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जहां पर हमारे पास रिजल्ट सेट आ रहा है, यहाँ पर मैं एक H2 पे पहले हेडिंग लगा लेता हूँ कि एक्चुअल के अंदर ये हमारे पास क्या है। तो H2 में लिख देते हैं यूजर लिस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर एक पेज बना लेता हूँ, एक लिंक बनाता हूँ, ahref इज इक्वल टू, अब एक नया JSP पेज चाहिए, उसका नाम होगा यूजर फॉर्म डॉट JSP। सो यूजर फॉर्म JSP के अंदर हमारे पास एक ये हाइपरलिंक बन गया, और इसका नाम होगा ऐड न्यू यूजर। अच्छा, इस पेज के ऊपर दोनों चीजों को हैंडल करेंगे हम, यूजर भी ऐड होगा और एडिट भी हो जाएगा, क्योंकि उसी फॉर्म में एडिट करना है। और यहाँ पर हम इसको एक BR दे देते हैं। लें जी, अब ये हमारे पास एक्चुअल में एक BR आ गया है। सो हमारे पास टेबल भी बन गया, और ये एक्चुअल में अब दूसरे पेज के ऊपर भी चला जाएगा। अब हम आते हैं एक्चुअल के अंदर अपने दूसरे काम पे। अब इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर एक एडिट और डिलीट का बटन साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ T आ रहा है, यानी कि हर रो के साथ जनरेट हो, तो हम इस वाइल लूप के अंदर एक TD के अंदर और एक एंट्री कर देते हैं, जिसके अंदर हाइपर लिंक लगेंगे, जो कि एक्चुअल के अंदर हर रो के साथ हम यूज करेंगे। तो इसकी जगह मैं लगाता हूँ ahref। यहां से थोड़ा सा काम अब आपने देखना है। ahref इज इक्वल टू, फिलहाल अभी हम एक हैश पे लेके जा रहे हैं कि नल एंट्री के ऊपर हमारे पास जाएगा, और इसका एक का नाम, एक URL का नाम होगा एडिट। ठीक है जी, इसी के अंदर हम एक और URL लगा देते हैं, जिसका नाम होगा डिलीट। ये एडिट हो रहा है और ये यहां से हो रहा है डिलीट। तो ये आपने देखना है कि न्यू के लिए हमारे पास इस पेज पे जाएगा, और एडिट के लिए भी इसी पेज पे हमने लेके जाना है। सो एडिट के लिए हम एक्चुअल के अंदर लेके जाएंगे इस पेज के ऊपर थ्रू सर्वलेट, यानी कि हम डायरेक्ट सर्वलेट पे लेके जाएंगे। सर्वलेट का आपको पता है नाम यूजर सर्वलेट है, और यहाँ पर हमने हैंडल करना, और वो फिर एक्चुअल में रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा हमारे उस पेज के ऊपर। तो एडिट के लिए मैं उसको कहता हूँ कि आप यूजर सर्वलेट पे लिंक लेके जाओ, सर्वलेट। यहां पर हम किस चीज से डील कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल से? एक वेरिएबल बनाया हुआ हमने एक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग ली हुई है ना, कि एक्शन के अंदर क्या आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा तो भी लिस्टिंग कर दो, लेकिन अगर तो यहां से एक्शन के अंदर, तो यहां पर अब क्यूरी स्ट्रिंग में बना रहा हूं क्वेश्चन मार्क, अगर एक्शन के अंदर एडिट हो, तो एक्चुअल के अंदर आपने उस पेज पे जाना है। एक क्यूरी स्ट्रिंग और चाहिए, एडिट किस बेस पे करना है, कौन सी रो एडिट करनी है, ये वाली करनी है, ये करनी है, तो किस बेस पे होगी? आईडी की बेस के ऊपर, इसलिए साथ आईडी भी भेजनी पड़ेगी हमें। एंड यहां से हम एक आईडी भी भेज रहे हैं इज इक्वल टू, और आईडी हमने कहां पर ली हुई है, वो हमने इधर से ली हुई है, वो साथ में एम्बेड कर दूंगा इसकी। आईडी इज इक्वल टू ये, सो ये आईडी हमारे पास एम्बेड होगी। इसको हम डिलीट वाले को नीचे ले आते हैं। सेम एज डिलीट के लिए भी हमें यही काम करना है, सिर्फ अपना एक्शन चेंज साथ हमने करना है। सो वो हमारे पास यही जाएगा,
यहां से हम पूरा कॉपी कर लेते हैं अपना एच रेफरेंस। सब काज ये होगा, लेकिन एक्शन किसके साथ जाएगा? डिलीट के साथ। सो अब मैं अगर इसको एक दफा आपको रन करके दिखाऊं तो यहां पर हमारे पास एक्शन का एक्चुअल हमने हेडिंग भी बनानी है। इसको हम कह देते हैं एक्शंस। ठीक है जी। तो ये अब आप देखेंगे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपने इसके बिल्कुल नीचे यहां से देखना है कि किसके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल में आपके पास यूजर फॉर्म जेएसपी पे आ गया। एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में आपने यहाँ पर देखना है ये आपके पास एडिट पे आ रहा है। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने देखना है ये एक्शन डिलीट पे आ रहा है। अब इसको सिर्फ हैंडल करना है सर्वलेट में तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और एंड पे एक ऐड न्यू यूजर का फॉर्म तैयार करना है। ओके, डिलीट के लिए भी हमारे पास काम हो गया। अब हम आते हैं अपने सर्वलेट पे। अब सर्वलेट के अंदर में अगर आपको बताऊं तो हमने कोड ये लिखा हुआ है कि हम कौन सा एक्शन को डील कर रहे हैं। अच्छा, ये काम हम अलग अलग करें तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक जब प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी एक एक्चुअल में कम से कम पेजेस के अंदर अच्छी से अच्छी लॉजिक आपकी हैंडल हो रही हो। अब सबसे पहले हम डिलीट वाला कर लेते हैं, देन फिर हम उसके आगे चलेंगे। अगर तो मैंने कहा एक्शन नल है तो ये काम हो जाए। अब यहाँ पर मैं इफ लगाऊंगा। अब एक्शन चेक करने हैं, क्योंकि देखें जब एक्शन एडिट आता है तब भी इस पेज पे आएगा, जब फर्स्ट टाइम पेज खुलता है तब भी इस पे आएगा। तो एक ही पेज है हमारे पास। इफ एक्शन डॉट इक्वल्स किसके? डिलीट के। सो यहां से जब एक्शन हमारा डिलीट पे जाएगा तो एक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे एक्शन हमारे पास यहाँ पर डिलीट पड़ा हुआ है। सो हम उसको ये बता रहे हैं कि अगर तो एक्शन इज इक्वल टू है डिलीट के तो यहां पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। एल्स के अंदर प्रिंट कर देना। ये देखें, ये एल्स के अंदर मैंने वही डाटा प्रिंट करवा दिया अपना। ठीक है जी। अब इस एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? डिलीट करना है और उसके ऊपर करना है। अब इस एक्शन के साथ गौर करें, हम डिलीट के साथ आईडी भी सेंड कर रहे हैं। पहले इस आईडी को गेट करेंगे। किस तरह करेंगे? इंट आईडी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, क्योंकि वो वहां से स्ट्रिंग में आ रही होगी। इंटीजर डॉट पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एज अ आईडी। नहीं जी, अब हमारे पास ये आईडी यहां पर आ जाएगी। सिंपल। आगे आपने वही ऊपर ये कोड लिखना है। एक्चुअल में आप डिलीट हो और यहां पर अब इस बार आपने एक्चुअल में रिक्वेस्ट डिस्पैचर को नहीं यूज करना। तो एक दफा मैं डिलीट का कोड लिखता हूँ, फिर इसी को इंसर्ट और हम उसके अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक्चुअल के अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से आईडी एज अ पैरामीटर भेजनी है। अगर डायरेक्ट भेजेंगे तो हमें कंकेटिनेशन करनी पड़ेगी, जिससे एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा है। तो हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ps इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। और यहां पर अब मैं सिंपली एक क्यूरी लगाऊंगा, डिलीट फ्रॉम उस टेबल से जहां पर आईडी बराबर है इस एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी मैं नीचे से पास करूंगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, आपको नजर आ जाए। अब ps डॉट सेट करनी है इस वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। सेट इंट नंबर 1 के ऊपर क्या जाएगी? ये वाली आईडी। ठीक है। और इस बार एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी नहीं चलेगा, इस बार एग्जीक्यूट अपडेट करना है, क्योंकि हम एक्चुअल में डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जीक्यूट अपडेट, ये आपको इंटीजर में रिटर्न करेगा कि आपका एक्चुअल अपडेशन हुई है कि नहीं हुई। इसके बाद वही सिंपल ps डॉट क्लोज और क्लोज करने के बाद
सेंड रीडायरेक्ट कर देते हैं हम, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, किसके ऊपर, इसी यूजर सर्वर पे। ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं एक दफा जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाए सो एक्चुअल में दोबारा इस पेज पे आ, जब इस पेज पे आएगा तो एक्शन नल हो जाएगा, तो दोबारा रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो हमें अलग से डिस्प्ले करना पड़ता। कॉन डॉट क्लोज, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, इसको यहां से बाहर निकाल देंगे। सो सिंपली यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। डिलीट करते हुए एक्चुअल में अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं, सो उसके लिए हम एक वार्निंग मैसेज भी लगा सकते हैं अपने जो यूज़र लिस्ट वाला फॉर्म है उसके अंदर। सो वो एक्चुअल के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके से इसको लगाया जा सकता है। सिंपल हम जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसको एक दफ़ा रन करते हैं। सो ये हमने अब रन किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास ये दो रिकॉर्ड हैं, अहमद और BSCS। अब किसी पे भी डिलीट करेंगे तो एक्चुअल में ये उस पेज पे जाएगा जो भी हमने कोड लिखा है, इस वाले ब्लॉक के ऊपर डिलीट करके दोबारा इसके ऊपर आएगा और दोबारा हमें रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा। सो ये जो ही मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखा आपने। सो यहाँ से हम भी अब हमारे पास डिलीट हो गया। यहाँ पर हम एक दो एंट्रीज और कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ज़ुहैर BSIT, इसके बाद हम कर देते हैं मास MSCS। लेकिन इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे, फिनिश, और अब हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए हैं, 3 रिकॉर्ड हो गए। रिफ्रेश करेंगे इसको, 3 रिकॉर्ड आ गए। अब जिस पे आप डिलीट करते जाएंगे वो एक्चुअली रिकॉर्ड डिलीट होता जा रहा है। सो आपके 2 ऑपरेशन हो गए। अब इन्हीं से हम अपना डाटा इंसर्ट और अपडेट कर लेते हैं। अब इंसर्ट और अपडेट के लिए हमारे पास एक ही फॉर्म यूज होगा, यूजर फॉर्म। तो पहले हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर यूजर लिस्ट के लिए मैंने एक लिंक बनाया था कि आप यूजर फॉर्म के ऊपर चले जाओ, तो अब इस यूजर फॉर्म का हमें एक सिंपली फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ। यूजर फॉर्म हमने बना लिया, यहाँ से इसको फिनिश करेंगे तो ये यूजर फॉर्म आ गया मेरे। इसका नाम हम दे देते हैं यूजर फॉर्म। अब इसने दोनों डील करनी है, क्योंकि जब एक्चुअल में एडिट होगा तो इसके ऊपर एडिटेबल फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास वही डाटा फील्ड्स को हम यूज करेंगे। ओके जी, अब हमारे पास यूजर फॉर्म आ गया। यूजर फॉर्म के अंदर अब जाहिर बात है इसमें हमारे पास फॉर्म लगेगा, क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। फॉर्म का टैग लगाया, और फॉर्म का टैग लगाने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया एक्चुअल के अंदर इंसर्शन के लिए। तो फॉर्म के अंदर वही है, एक्शन होगा, किस पे जाएगा, और रिक्वेस्ट कौन सी होगी आपके पास, सॉरी जिसको मेथड कहते हैं, METHOD मेथड इज इक्वल टू। अब ये पोस्ट मेथड है क्योंकि डाटा इंसर्ट होगा बटन के रिस्पॉन्स के अंदर। और कौन से पेज के ऊपर लेके जाना है हमने इसके अंदर। सबसे पहले मुझे एक HTML का फॉर्म चाहिए। सो HTML का फॉर्म एक बेसिक सा फॉर्म है जिसके अंदर एक्चुअल में एक नेम है, एक क्लास है, और ID ऑटो इंक्रीमेंट उसकी जरूरत नहीं, और एक बटन होगा। सो इसका मैं सिंपल फटाफट जो HTML का कोड है वो हम इसको यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल के अंदर एक ID भी होगी जो कि हिडन होगी, क्योंकि इस बेस्ड के ऊपर हमने रिकॉर्ड को बाद में एडिट भी करना है। सो नेम के अंदर जाके मैं सबसे आराम से एक इनपुट टैग बनाने लगा हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट बना लिया, और उसका मैं एक्चुअल में एक नाम दे रहा हूँ std नेम, ताकि ये और कॉलम का नाम सेम हो जाए। और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखें ये बड़ा ज़रूरी है। अगर तो एडिट फॉर्म में होगा, अगर तो मैं इसको एडिट करता हूँ तो नेम के अंदर ये होना चाहिए, और अगर इंसर्शन है तो न्यू होना चाहिए। तो अभी हम इसको खाली रख रहे हैं, इसको बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह मैंने ये क्लास के लिए बनाया, और इसका नाम होगा std क्लास। ठीक है जी, इसकी भी वैल्यू फिलहाल नल है। फिर हमने एक इनपुट टाइप सबमिट बनाया सेव के बटन के लिए। तो यहाँ पर एक बटन होगा सबमिट का, इसमें रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा।
और एक और बटन बनाएंगे कि जब आपने पिछले फॉर्म पे वापस जाना होगा सर्वलेट वाले पे, वो इसके साथ ही होगा। इसका नाम होगा एक्चुअल में बैक टू लिस्ट फॉर्म में। सो यहाँ पर हम बी आर्स का यूज कर रहे हैं। अब इसको इस पे जब बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो हमारा थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अपने सिंपल इसी फॉर्म पे दोबारा आते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू यूजर का हमने जो ये बनाया हुआ है इसमें देखते हैं कि लिंक्ड हमारा सही हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 2 बी आर और आ गए। ठीक है, ओके, तो बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई है। 2 इज इनफ। नाउ ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म बन गया है। थोड़ा सा ये इसका डिज़ाइन सेट कर लेते हैं। सो एक तो ये जो आईडी और हिडन है ना, इसको भी हम बना लेते हैं, हिडन फील्ड रखते हैं और उसके अंदर हमने आईडी को रख लेना है। सो एक्चुअल के अंदर हमारे पास जो आईडी आएगी वो आ जाएगी हिडन फील्ड से। सो यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी के लिए, जो कि फिलहाल हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी। सो आपको पता होगा इसकी टाइप हिडन रख देंगे तो ये हिडन हो जाएगी, नजर नहीं आती। अब एक्चुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इसको अगर अब हम रिफ्रेश करें, नेम क्लास सेव और बैक टू द लिस्ट। ये अभी हम सिंपल बी आर से इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। और इसकी एक हेडिंग भी दे देते हैं जी, यहाँ पर जिस तरह हमने दिया ना H2P, यहाँ से हमने कहा यूजर लिस्ट है और यहाँ पर हम इस फॉर्म के स्टार्ट में इसकी हेडिंग दे देंगे। अब ये एक्चुअल में एडिट के लिए भी है, सेव के लिए भी है। पहले इंसर्ट है तो यहाँ पर इसको डायनामिकली हम हैंडल भी करते हैं अभी, कि वो चेक करे कि एडिट का काम हो रहा है कि इसके अंदर सेव का काम हो रहा है। सो अभी मैं यहाँ से बैक टू लिस्ट पे जाऊँ तो मेरे पास इधर आ जाता हूँ, और ऐड न्यू लिस्ट पे हूँ तो इधर आ रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक्चुअल के अंदर फॉर्म 2 लिंक्ड हो गया। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, एक्चुअल के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि देखें, अब आपने गौर करना है इस जगह पे, ये जो URL है ना ऊपर, आपने इधर गौर करना है। जब मैं इसको यहां से दे रहा हूं ऐड न्यू लिस्ट, तो कोई भी क्यूरी स्ट्रिंग नहीं आ रही साथ। लेकिन जब मैं इसके एडिट पे आता हूं तो साथ एक क्यूरी स्ट्रिंग भी आ रही है मेरे साथ। तो मैं यहां से देखूंगा कि अगर तो ऊपर कोई क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए, मतलब वो एडिट के लिए आ रहा है, और जब ऐड न्यू पे क्लिक हो रहा है तो उसका नाम कुछ और होना चाहिए। तो आपको पता होगा जावा के अंदर शॉर्ट इफ लूप लगता है क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो मैं इस H2 के अंदर क्या लिखने लगा हूं, मैं कहता हूं कि यहां पर जहां पर रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट लिखा था ना, इसी कोड को उठाएंगे हम और यहां पर अब मैं H2 के अंदर स्क्रिप्टलेट टैग डालूंगा और यहां लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट std_id। ठीक है, यानी कि जब इस पेज पे आएगा कि स्टूडेंट आईडी है, अगर तो वो नल है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है इफ एल्स लगाने का। ठीक है, तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो लिखा आ जाए ऐड न्यू यूजर्स, कॉलन के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लिखा आ जाए एडिट यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ एक्सप्रेशन टैग को भी यूज किया और ये क्वेश्चन मार्क हमने इधर डालना है। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसका फायदा ये होगा, अभी खुद हमारे पास इसका डील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर यूजर फॉर्म है तो ऐड न्यू यूजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर कोई std id डाल दूं, जो कि बाद में हमने std_id इज इक्वल टू 1, तो भी ये यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट आईडी हम क्यूरी स्ट्रिंग से नहीं देख रहे, ये हम एक्चुअल में देख रहे हैं गेट एट्रीब्यूट से, जो कि सर्वलेट से रिटर्न करेंगे। सो ये चूंकि सर्वर से हमने इसको भी अभी चेक करना है। तो यहाँ तक ये हमारा फॉर्म कंप्लीट है। अब हम जाते हैं अपने सर्वलेट के अंदर और इस नेम और क्लास की भी वैल्यू है। अब ये याद रखें, जब हमने ऐड न्यू यूजर करना है ना,
पहले हम इस रिक्वेस्ट को पूरा हैंडल करेंगे, फिर हम एक्चुअल में एडिट के ऊपर आएंगे। अब हम सिंपली आ गए अपने सर्वलेट के अंदर। अब ये याद रखें, हम इस मेथड में इसको डील नहीं कर सकते, ये गेट रिक्वेस्ट है, मुझे एक इसका पोस्ट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि ये लिंक दो मेथड्स को गेट कर, एक डू गेट को, एक डू पोस्ट को। सो अभी हमारे पास अगर मैं इसको देखूं, ये कहाँ क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है इधर। इसके नीचे मैं एक डू पोस्ट का मेथड बनाऊंगा। नहीं जी, डू पोस्ट का मेथड आ गया। अब कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इधर हैंडल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट की आईडी चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसकी क्लास चाहिए, ये जो एक्चुअल मैंने इंसर्ट करना है। अभी हमने लॉजिक क्या लगाई है कि अगर यूआरएल के अंदर कोई भी आईडी नहीं है और स्टूडेंट आईडी एम्प्टी है, सो एक्चुअल के अंदर आप डाटा इंसर्ट कर दो। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अभी इंसर्शन का कोड लिखने लगे हैं। सो यहाँ से कोड मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ, क्लास डॉट फॉर नेम को कॉपी करके हम इधर ले आते हैं और सराउंडेड बाय ट्राई कैच। ओके, इसको हमें ट्राई ब्लॉक में रखना पड़ेगा। ट्राई का ब्लॉक आ गया और नीचे इसके साथ ही हमारे पास कैच का ब्लॉक होगा। ये हमने इधर कैच का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ये ट्राई कैच के अंदर ही डालना ताकि एक्सेप्शन हमारे पास प्रॉपर्ली डील हो। अब इंसर्ट के लिए सेम एज आपका अपडेट का कोड चलेगा, सॉरी ये डिलीट वाला ही। सिंपली हमने यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट की जगह जो है अपनी क्यूरी चेंज करनी है और दो वैल्यू को पास करना है। सो मैं यहाँ से एक्चुअल के अंदर सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या, क्योंकि दो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने हैंडल करनी है, एडिट की भी जो हम अपडेशन करेंगे प्लस इंसर्ट की भी। तो यहाँ पर हम पहले यूआरएल चेक करेंगे, इफ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू नल है। अभी हम पहले डायरेक्टली इंसर्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से इंसर्ट का कोड यूज कर रहा हूँ कॉपी करके। एक्चुअल के अंदर मैंने यहाँ से स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास को इंसर्ट करना है और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास एक्चुअल के अंदर मैं गेट करूंगा फ्रंट व्यू से, अपने रिस्पॉन्स से। सो यहाँ पर आ जाएगा REQ टाइम कम की वजह से मैं जरा इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब आपने भी यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेना। देखें, ये जो मेरे पास फॉर्म है इसके अंदर स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट क्लास यहाँ से आ रही है और मेरे पास, इसको तो बेशक बंद कर दें लिस्टिंग को, ये मेरे पास दोनों यहाँ से आई। इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि वैल्यूज हैं प्लेस होल्डर के और 1 और 2 वैल्यू करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब डाटा इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्शन से पहले एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर मिस होगी कि जब इंसर्ट हो जाएगा तो ये रीडायरेक्ट भी तो हमने कराना है उसी सर्वलेट पेज के ऊपर दोबारा, ताकि आपके पास लिस्टिंग दोबारा आ जाए। सो हम किस तरह करवाएंगे कि जो ही आपका कनेक्शन यहाँ पर क्लोज होगा, सो इस क्लोज के बाद हम इसको इधर ट्राई ब्लॉक के बाहर ही लिख देते हैं एक्चुअली, बल्कि इसके अंदर कि जो ही कनेक्शन क्लोज हो आपका रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट भी हो जाए। अब इसको सिंपली रन करते हैं और अगर ये रन सक्सेसफुल हो गया तो लास्ट ऑपरेशन रह गया एडिट और अपडेट वाला। एक्चुअली उसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, पहले एडिट के लिए आएगा लेकिन साथ ही हो जाएंगे। तो अब हम इसको यूजर सर्वलेट पे गए, ऐड न्यू यूजर पे गए, यहाँ से हमने एक यूजर ऐड किया अली PhD। जो ही इसको सेव किया तो ये देखें कोई रिकॉर्ड आ गया। इसको डिलीट करना है तो डिलीट हो रहा है, फिर ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल BSAI। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है एडिट का, कि एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल में इस सर्वलेट के पास जाए और ये जो दोनों वैल्यूज हैं जब एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अली और PhD आ जाए ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। अब हमने उसके लिए एक्चुअल के अंदर इसको हैंडल कर, अब सिंपल जाके हमने जिस पे भी क्लिक हो इन दोनों की दोनों वैल्यूज को उठाना है और यहाँ पर लेके आना है एक्चुअल में इन दो वैल्यूज के ऊपर एडिट के बटन पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गेट रिक्वेस्ट में जाऊंगा और गेट रिक्वेस्ट में एक एक्शन और डालूंगा एडिट के लिए। यहाँ पर जिस तरह था
हम एक एक्शन और डाल लेते हैं, इफ, एल्स इफ भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं खाली इफ के थ्रू हैंडल कर लेता हूँ। हम अब इस तरह करते हैं, इसको डायरेक्ट को एल्स से, बल्कि सिर्फ रख लेते हैं, एल्स इफ, अभी हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एक्चुअल में जो ये आईडी आ रही थी, जिस तरह डिलीट के लिए आ रही थी, क्या एडिट के लिए आ रही है। सबसे पहले हमने आईडी लगाई। अब आईडी लगाने के बाद ये रिकॉर्ड फेच कराने हैं डेटाबेस से, यानी कि जब एडिट पे क्लिक हो तो रिकॉर्ड पहले ढूंढो डेटाबेस में इस आईडी के अगेंस्ट, वो ढूंढेंगे तो इधर सेट होंगे। तो सिलेक्ट वाला तकरीबन हमारा कोड दोबारा यूज हो जाएगा सारा, यही वाला, सॉरी सिलेक्ट वाला। लेकिन सिलेक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा प्रीपेयर स्टेटमेंट का, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज लगाना है आईडी के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। प्रीपेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट करें वो सारे रिकॉर्ड जो कि स्टूडेंट आईडी बराबर है आपकी इस आईडी के, और एग्जीक्यूट करें। और रिजल्ट सेट गेट करें इफ rs डॉट नेक्स्ट, rs डॉट नेक्स्ट। सो rs डॉट नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसके लिए। सो रिजल्ट सेट rx डॉट नेट, मैं क्या करूंगा, सिंपली एट्रीब्यूट्स को सेट करूंगा, 3 वैल्यूज को सेट करूंगा जो मैंने फॉर्म पे लेके जानी। REQ ओके। अब मैंने किसको सेट किया, स्टूडेंट आईडी को, नाम को, क्लास को, जो भी एक्चुअल में डेटाबेस से आ रही है। एंड के ऊपर मैंने ये रिजल्ट सेट इफ से बाहर सारे क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद मैंने इसको दोबारा फॉरवर्ड किया अपने एक्चुअल में यूजर फॉर्म के ऊपर। सो जो ही मैं क्लोज कर रहा हूँ तो इसको मैंने अपने यूजर फॉर्म पे फॉरवर्ड कर दिया, किसको, रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को। ले जी, यहाँ पर भी REQ। अब एडिट मेरा डील हो गया। अब यूजर फॉर्म में सिर्फ यहाँ पर एक काम करना है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इनको सेट करना है, कि जब यहाँ से आएगा तो सेट भी तो होनी चाहिए ना, वैल्यू मैंने यहाँ से भेज तो दी, अब इनको मैंने यहाँ पर डील भी करना है। उसकी डीलिंग के लिए मेरे पास आसान काम जो है वो हम यूज कर सकते हैं सिंपली तौर के ऊपर यही तरीका जो कि हमने ऊपर किया है इफ एल्स वाला, कि अगर तो ऐड न्यू यूजर होगा तो वैल्यू नल हो जाए, और अगर नहीं है तो वैल्यू सेट हो जाए। सो हम किस तरह करेंगे, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर आईडी है, पहले आईडी को सेट करने के लिए मैं इसी पूरी लाइन को लिखता हूँ और इसको चेंज कर लूंगा। सो आईडी के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ये रिक्वेस्ट डॉट स्टूडेंट आईडी, अगर तो वो नॉट इक्वल टू नल है, अगर यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आप यूज कर लें। इसके बाद कॉलम के अंदर आप खाली छोड़ दें, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती तो ये इंसर्शन के लिए बन जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यूज देखूं, सो यहाँ पर हमने इसको इस तरह यूज कर लिया। ओके, सो अब ये देख लें, हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया कि रिक्वेस्ट और स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो जो भी वैल्यू उसकी फेच हुई वो आ जाए, नहीं तो एक्चुअल के अंदर आपके पास यहाँ पर नल आ जाए। ये चीज हम हर वैल्यू के लिए रिपीट करेंगे। इसके लिए भी ये कोड रिपीट होगा और ये रिपीट होगा, और यहाँ पर सिर्फ एक्चुअल के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स चेंज होते जाएंगे। स्टूडेंट नेम आ जाए, स्टूडेंट नेम आ जाए, स्टूडेंट क्लास आ जाए और स्टूडेंट क्लास आ जाए। सो ये अब हमने सिंपली क्या किया, इन के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब इसको सिर्फ एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं। सो इसको अब यहाँ से रन करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है यूज़र सर्वलेट।
अब गौर करें, ये एडिट के लिए किस पे जाएगा? आपके यूजर सर्वलेट के ऊपर। एक मिनट, यहाँ से जाएगा ये यूजर सर्वलेट के ऊपर, यहाँ से एक्शन देखेगा एडिट, आपकी रिकॉर्ड फेच करेगा और फेच करके यूजर फॉर्म को देगा। तो यहाँ से तीनों ही डाटा लेके आया डेटाबेस से, और ये वैल्यू चेक करेगा कि स्टूडेंट आईडी नल तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी नल नहीं होगी, हमने यहाँ से भेज दी है इस बार। तो यहाँ से एक्चुअल में आपके पास ये ऐड न्यू यूजर तो लिखा ही नहीं आएगा, एडिट यूजर लिखा आएगा, और ये तीनों आईडी सेट हो जाएंगी। इसको हम अगर देखें, अगर मैं ऐड न्यू यूजर करूंगा तो आपके पास यहाँ रिकॉर्ड एडिशन के ऑप्शन, बैक टू लिस्ट, एडिट पे क्लिक करूंगा, जाओ उसी फॉर्म पे लेकिन डिफरेंट लॉजिक के साथ। तो ये देख रहे हैं अब आप एक्चुअल के अंदर आ रहा है। यहाँ से मैं अगर ज़ुहैर और BSCS पे करूंगा तो ये वैल्यू सेट होगी। अब यहाँ से ये वैल्यू चेंज करके मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो अपडेट होना चाहिए। अब उस लास्ट चीज को हमने हैंडल करना है। वो किस तरह हैंडल करना है? वो हैंडल होगा आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जब बटन पे दोबारा दबाएंगे फिर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। सो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर इंसर्ट की रिक्वेस्ट लिखी थी, यहीं पर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी लगाएंगे अपडेट के लिए। सो यहाँ से अब मैं चेक करता हूँ कि अगर तो स्टूडेंट आईडी नल और एम्प्टी है, जैसे यहाँ मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर स्टूडेंट आईडी नल और एम्प्टी है, सो एक्चुअल के अंदर आपका डाटा इंसर्ट होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी यहाँ पर हम पहले ऊपर गेट भी कर लेते हैं, इस ब्लॉक में गेट नहीं की, ये देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया। अगर तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी, ये इफ को मैं देखता हूँ यहाँ से, इफ अगर तो स्टूडेंट आईडी मेरे पास नल है, नल कब होगी? जब मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, अब नल है, ऊपर यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा और बैकएंड के ऊपर भी गेट नहीं होगा। एल्स अगर नल नहीं है, जाहिर बात है कि अगर मेरे पास इसकी स्टूडेंट आईडी नल कब नहीं होगी? जब मैं बैक टू लिस्ट जाके एडिट पे क्लिक करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नल नहीं है। सो स्टूडेंट आईडी मेरे पास अगर नल नहीं होगी तो मैं अपडेट का कोड लिखूंगा। सो अपडेट का वही कोड है जो ऊपर इंसर्ट का सिर्फ क्यूरी चेंज करेंगे, अपडेट टेबल का नेम सेट इज इक्वल टू कॉलम नेम वेयर आपके पास जो कि एक्चुअल में है। सो यहाँ पर मैंने इसको अपडेट को यूज किया। सो अपडेट स्टूडेंट नेम सेट किया हमने, और क्वेश्चन मार्क डाल के हमने ये स्टूडेंट नेम ये क्लास इसको अपडेट करके क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये जो कोड है इसको मैं बिल्कुल एंड में ले जाऊंगा कि इंसर्ट होता है या आपके पास अपडेट होता है। इस दोनों सूरतों के अंदर क्या हुआ, आपके पास एक्चुअल के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए सेम फाइल में। अब इसको एक दफा हम टेस्ट कर लेते हैं। सो अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हमने रन करना है। अब हमारे सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। जो ये हमने इसको रन किया यूजर फॉर्म में, सॉरी यूजर फॉर्म HTML तो है ही नहीं, यूजर सर्वलेट। अब मैं इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये असद और BSI को एडिट करेंगे। यहाँ पर हम किसी और का नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रख देते हैं अहमद, और यहाँ पर हम रख देते हैं PhD। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास डायरेक्टली अपडेट भी हो रहा है। अब सारे ऑपरेशन हम दोबारा से परफॉर्म करते हैं। ऐड न्यू यूजर, सो एक नया यूजर हम ऐड करते हैं। सो इस बार हम एक नया यूजर ऐड करते हैं डिफरेंट नेम से, जॉन BSSC। सेव करेंगे, रिकॉर्ड सेव हुआ। एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं MSSC और जॉन की जगह हम लिख देते हैं टॉम। सेव करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इस रिकॉर्ड को आप डिलीट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो ये आपके सारे ऑपरेशन है। अब मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और इसको बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। जो दोनों मेरे JSP के फॉर्म्स हैं उसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप की एक्चुअल में सीडीन्स के 2 लिंक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ से हेड टैग को हटाया और हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर इसके अंदर भी 2 लिंक डाल दिए, यूजर लिस्ट के भी हेड टैग में 2 लिंक्स डाल दिए। और इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर से बूटस्ट्रैप के वैल्यूज को चेंज करता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजर लिस्ट के अंदर आऊँ, सो मेरे पास यहाँ पर अगर यहाँ पर यूजर लिस्ट है, सो यूजर लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअल के अंदर
एच रेफरेंस के अंदर एक क्लास लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो ये एच रेफरेंस है ये वाली, अब इसमें आपको पता है सिंपल क्लासेस ही हम यूज़ करते हैं। ये CSS क्लास लगा दी प्राइमरी की। सो अब मेरे पास ये देखें, ओहो ये, तो ये थोड़े से ज़रा खूबसूरत हो जाते हैं। सो मैं यहाँ से वीडियो पॉज करके फटाफट सब कुछ एक्चुअल में करने लगा हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज की थी, अब मैंने रिज्यूम करके सारा कोड इसके अंदर डाल दिया है। ये बेसिक सा कोड है, ये आपको गिटहब की रेपो में भी मिल जाएगा। PDF का लिंक भी आपको मैंने शुरू के वीडियो स्टार्ट में बताया था, आपके लिए ट्यूटोरियल भी बना दिया है। सिंपली 2 सीडियंस लगाए हैं, CSS की क्लासेस लगाता गया हूँ। यहाँ पर CSS की क्लास लगाई है, यहाँ पर मैंने एक CSS की क्लास लगाई है, इसी तरह CSS क्लास, इसी तरह फॉर्म्स वाले के अंदर गया हूँ। फॉर्म के अंदर मैंने जस्टिफाई करके सेंटर लगाया है और CSS की क्लास लगाने के साथ मैंने एक्चुअल के अंदर फॉर्म कंट्रोल की क्लासेस लगाई हैं और बटन्स की कुछ क्लासेस लगाई हैं। इसी तरह जो आपका वो टेबल वाली फॉर्म है, यहाँ पर टेबल के अंदर एक क्लास लगाई है। अब इसको हम रन करते हैं ताकि आपको इसकी आउटपुट नजर आए। ओके जी, नाउ वही एप्लीकेशन है, लेकिन अब आपने देखना है कि जब इस पर बूटस्ट्रैप लगी है तो इसके अंदर कितनी ब्यूटीफाई होगी है। सो ये हमारे पास सारी बूटस्ट्रैप के साथ ऑप्शन आ रही है। जूम किया हुआ है, इसमें इसका ये साइज होगा, लेकिन जूम करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह होगा। ऐड न्यू यूज़र करेंगे। सो यूज़र यहाँ पर हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ुहैर PhD। सेव पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखेंगे आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। ये देखिए नाम स्पेलिंग गलत हो गया, इसको एडिट कर लेते हैं, ZOHE और AHMED ज़ुहैर अहमद कर देते हैं, सेव करते हैं तो यहाँ पर आ गया। इसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, तो डिलीट के लिए सबसे पहले आपसे पूछेगा आर यू श्योर, ओके पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर आपसे किस तरह पूछ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑन क्लिक के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का छोटा सा मेथड डाला। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इस वीडियो के एंड के अंदर आपको मिल जाएगा जो उसका है गिटहब का भी URL और इसकी PDF का भी, आप वहाँ से भी देख कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। ये फर्स्ट टाइम ही आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, एक दफ़ा आप कर्ड ऑपरेशन सीखिए उस तरीके से जिससे एप्लीकेशन में बनता है, जिसमें तरह बड़ी एप्लीकेशन में बनता है, तो फिर आपके लिए प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है। इसी के कम्बिनेशन से सारी चीज़ें चलती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली इसको शेयर करें और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें।